हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन के अंतर्गत हिस्ट्री को देख रहे थे, इतिहास विषय को देख रहे थे। तो हम लोग इसके क्लास 7 की पाठ पुस्तक हमारे अति या आवर पास पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस प्री कम मेंस के हिसाब से दे रहे हैं तब भी आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस में, यूपीपीसीएस में अगर आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको हिस्ट्री समझनी चाहिए। नियर अबाउट फैक्ट तो वही रहते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जो बड़ी किताबों में आपको नहीं मिलेंगे वो एनसीईआरटी की बुक्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे इसके चैप्टर 2 पे, तो देख रहे थे कि चैप्टर 2 में नए राजा और उसके राज्य के संदर्भ में कल हमने इसके पहले पार्ट में चर्चा की थी। जैसे दिल्ली के बारे में बताया था, दिल्ली में जो सल्तनत काल था उसमें कितने राजा जो है कितने जो थे कितने राजस्व थे या कितने रियासतों से मिलकर बना था, देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे कि इसके बाद दक्षिण भारत में गए तो आपको बहुत सारे नए राज्यों का उदय दिखाई पड़ेगा। चोल राज्यों से आप देखेंगे कई सारे राष्ट्रकूटों का उदय होता है। फिर दिखाता है कि अन्य राज्यों का उदय होता है। चहमान वंश के बारे में सुना, ठीक है, तोमर राजपूत के बारे में सुना, ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे इसके उरुए से तंजावुर, मतलब हम लोग साउथ इंडिया दक्षिण भारत की ओर चलेंगे। तो चोल वंश की सत्ता में कैसे आया, ठीक है। तो कावेरी डेल्टा इसी को कहानी के रूप में बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप कि कावेरी डेल्टा में आप देखेंगे जो है मुटरियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की एक सत्ता हुआ करती थी। यहाँ वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, देख सकते थे, उनके यहाँ वो काम कर रहे थे कांचीपुरम में। तो आप देखेंगे कांचीपुरम में क्या था, पल्लव राजाओं का राज हुआ करता था। और उड़ैयार में आप देखेंगे चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उन्होंने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभु देखेंगे सूदनी देवी का मंदिर बनाया। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि उड़ैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर जो है कब्जा जमाते हैं। ये मुटियार नाम से हैं। तो चोलवंशी और एक काम किया था विजयालय ने। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं चोल वंश की सत्ता के संस्थापक विजयालय को माना जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ईटी में बनेगा। साथ ही आप देखेंगे कि मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर वो कब्जा जमाते हैं और तंजावुर शहर और निशंभु सूदनी देवी का यहाँ एक मंदिर बनाया। कहाँ? विजयालय में। कभी आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछा जाए तो बताइएगा ये मंदिर कहाँ है इसे। साथ ही आप देखेंगे विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में इनका बढ़ता गया। तो विजयालय के उत्तराधिकारी आए, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। और देखेंगे राज्य अपने क्षेत्रफल मतलब एरिया के रूप में आप देखेंगे शक्ति और दोनों रूप में इनका विस्तार हुआ। साथ ही आप देखेंगे दक्षिण और उत्तर, आप देखेंगे जो दक्षिण और उत्तर के पांड्यन थे और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। पर राजा राज प्रथम को देखेंगे जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 900 देखेंगे 85 में राजा बना। उसी ने इनसे ज़्यादातर क्षेत्रों पे अपने नियंत्रण का विस्तार किया, अपने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। आप ये भी देखेंगे कि 9 से 85 में आते हैं वो राजा बनते हैं। उसी ने इनसे ज़्यादातर क्षेत्रों पर देखेंगे अपने विस्तार का वो क्या करते हैं, नियंत्रण का विस्तार किया और साम्राज्य के प्रशासन की भी पुनर्गठन करते लगते हैं धीरे धीरे। तो दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गया। राजराज प्रथम की बारी आती है जो सबसे प्रथम शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। क्वेश्चन ये पीटी में पूछा भी जा चुका आपसे। साथ ही आप ये भी देखेंगे
कि 985 में राजा बना, और इसमें देखेंगे उसी ने, ठीक है, उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। और आप ये भी देखेंगे राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा। ठीक है, उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इस अभियान के लिए एक जल सेना भी उन्होंने बनाई कि राजेंद्र प्रथम। इन्हें चोल झील के रूप में आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे, इनकी कहानी को आप देख सकते हैं। अब इनके भव्य मंदिर के बारे में जान सकते हैं, कांस्य मूर्तिकला के बारे में जानेंगे। तो राजा राज आप देखेंगे, ठीक है, राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर में गंगई कोरचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत ही चमत्कार है। इन्होंने बहुत ही उसमें लिखा है, आप देखेंगे बहुत ही विशेषताओं से फुल है। तो आप देखेंगे इस दृष्टि से ये एक चमत्कार इन्हें आपको दिखाई पड़ेगा। कहाँ? भव्य मंदिर और मूर्तिकला में, स्थापत्य कला के संदर्भ में और मूर्तिकला की दृष्टि से। आप जाएंगे कभी कहाँ? गंगई तंजावुर जाएं, गंगई कोरचोलपुरम जाएं, तो आपको यहाँ स्थापत्य कला और मूर्तिकला के बेहतर नमूने आपको दिखाई पड़ेंगे इन मंदिरों में। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली, ठीक है, क्या होंगे, बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। यह मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों के निर्माण करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उनके लिए काम करते थे। पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची थे, मेहतर थे, ये सभी काम करने वाले थे। आप इस मंदिर को देख सकते हैं, कहाँ है? गंगई कोरचोलपुरम का एक मंदिर है। आप इसमें क्या है, मूर्तिकला की और स्थापत्य कला के दोनों विशेषताओं को भरपूर तरीके से देख सकते हैं। आप मंदिर छत पर जिस तरह को क्रमशः पतली होती गई, आप जो है दक्षिण भारत की जो मंदिर हैं उनकी खास विशेषता है कि इनका जो गर्भगृह है या जो उनका जो समतल एरिया पार्ट है ये थोड़ा सा चौड़ा रहेगा। बाकी आप इसके स्तर पे आप धीरे धीरे आप जाएंगे इस तरीके से बनता चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के रूप में, ठीक है, ये आप इसे देख सकते हैं सेम चीज़ को रूप में। फिर आप इस पार्ट को एक वर्गाकार चौकोर फॉर्म में देख सकते हैं किस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है इसको। तो आप इसे देखेंगे, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो मूर्तियां अलंकृत की गई उन्हें देख सकते हैं। संगीतकार को नर्तक देख सकते हैं इत्यादि। दूसरे शब्दों में आप देखेंगे मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेषता थी कि कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। पीटी में क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। तो किसके शासनकाल की हैं कांस्य प्रतिमाएं सबसे अच्छी? तो चोल काल की। तो इनमें देखेंगे सिर्फ आराधना के, इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक केंद्र भी थे। कौन? मंदिर। इन्हें भी आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देख सकते हैं। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में भी एक विशेषता थी, कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम करते थे, ठीक है। चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं थे वो विश्व प्रसिद्ध थी, सबसे अच्छी मानी गई। और ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों को भी देख सकते हैं बनाई गई हैं, ठीक है। तो भक्त और भगवान के बीच के संवाद को दिखाया गया है इसमें, देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इस भक्त और ये मूर्ति आप देख सकते हैं चोलकालीन मूर्ति है, ठीक है। तो आप देखेंगे सजीव चित्र दिखाई पड़ेगा। एक चोल कांस्य प्रतिभा को कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इसे गौर कीजिए। और ऐसी प्रतिमाएं किसी तरह बनाई जाती थी, गौर कीजिए लेकिन गौर से मत देखिएगा। तो देख सकते हैं कि संगीत के संदर्भ में तो एक चोल कांस्य प्रतिमा को कितनी सावधानी से इसे अलंकृत किया गया है। सबसे बेस्ट है इस मूर्ति को सजाने या इसके उकेरने में कैसी किस कलाकार की देन है, तो देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इस 9वीं शताब्दी में जाएंगे तो तमिलनाडु में एक जलद्वार है, इसे आप देख सकते हैं। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था, ठीक है। आप ये भी देखेंगे, इसे पानी से खेत सींचे जाते थे इस पानी से।
कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। तो सिंचाई में आप देखेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो आप देखेंगे सिंचाई कितने प्रकार से होती है। तो वही पद्धतियां उनमें से कुछ थी। एक हैं जो परंपरागत रूप से उस समय ऐतिहासिक दौर में, एशियन काल में जो उस समय पद्धति रही होगी कुछ इलाकों में, क्योंकि अब क्या था, कुछ जगह जो थे वो जल को जो बैल खींचने लगे थे, तो आप देखेंगे उससे पानी निकाला जाता था। कुछ और टेक्निक आ चुकी थी सिंचाई के माध्यम से, क्योंकि अब राजस्व में बढ़ोतरी होने लगी थी, क्योंकि राजा ने सिंचाई के लिए नए नए प्रबंध कर दिए थे। कुछ इलाकों में देखेंगे कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। जो आपको स्मरण रहे, सिंचाई के काम में योजना की दरकार होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, तय करना, पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों को सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। आप ये भी देखेंगे। अब हम बात करेंगे इनके साम्राज्य के प्रशासन की। तो देखेंगे साम्राज्य के प्रशासन किस प्रकार संगठित था। तो देखेंगे किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं। ठीक है, आप जाएंगे दक्षिण भारत में जो किसानों की बस्तियां थीं उन्हें उर कहा जाता था। ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाएगा, जो है सोसाइटी के रूप में सिंचित खेती के साथ बहुत ही समृद्धि हो गई। ठीक है, इस तरह गांव के समूह को नाडु कहा गया। ठीक है, आप देखेंगे किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था और गांव के समूह को क्या कहा गया, उर जो है नाडु कहा गया। ये भी पीटी में क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाए कभी। ठीक है, और ग्राम परिषद आप देखेंगे कि ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। तो ग्राम परिषद होती थी इसके लिए, और एक नाडु थे। तो नाडु जो गांव के समूह को मिलाकर नाडु कहा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कर वसूलने और प्रशासकीय कार्य करते थे। अब हम बात करेंगे बिल्लाल। तो बिल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो नाडु के कामकाज होते थे इनमें बिल्लाल जाति के जो किसान होते थे वो इनमें नियंत्रण रखते थे, और वो भी अच्छा खासा। आप देखेंगे कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में क्या किया, मुवेंद बेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, इसे बोला गया है किसे, मुवेंद बेलन। इसका अर्थ है मुवेंद बेलन का कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन, आप रोटी बेलने वाला नहीं है, दूसरा बेलन, और या किसान देखेंगे। तो इसके साथ ही आप देखेंगे एक है अरियार। ठीक है, इसे अरियार, ये पीटी में क्वेश्चन है। मुवेंद बेलन क्या होता है, ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब आएंगे अरियार प्रधान बोलते हैं इसे, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। किन्होंने, चोल राजाओं के शासनकाल में, याद रखिएगा इसे। ठीक, तो आप देखेंगे मुवेंद बेलन का नाम सुना, नाडु क्या होते हैं, बिल्लाल जाति का क्या प्रभाव था, इन सभी चीज़ों को आप बाकायदा पीटी में कह सकते हैं पॉइंट। साथ ही आप देखेंगे भूमि के प्रकार कैसे होते थे। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख होता है। आप देखेंगे बेलन बगाई, ठीक, इसे कहेंगे भूमि की विभिन्न कोटियाँ। गैर ब्राह्मण किसानों भूमि को जो है कि भूमि को ब्राह्म देव जो है कहा गया है, और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को साला भोग कहा गया है। और किसान किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी गई है उसे देवदान या तिरुन मुटकुनी, ठीक, और मंदिर के उपहार में दी गई भूमि पली चंदम, ठीक है, पली चंदम, कभी कभी हम भी नाम लेने में कठिनाई होती है। जैन संस्था जो है संस्थानों को दान में दी गई भूमि, आप देख सकते हैं कई तरीके की भूमि है। साथ ही हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे। और हमने अभी आपको भूमि अनुदान ब्रह्मदेय के बारे में बताया। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। आप देखेंगे ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से
ज्ञात व्यापारियों का एक संघ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कई बार पीटी में आपसे पूछा गया, फिर भी पूछा जाएगा। अक्सर शहरों के प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम क्या करता था? शहरों का प्रशासनिक कार्य करते थे। आपको नाडू बेल्लाल जात के बारे में बताया, जो क्या करते थे? कर और प्रशासनिक व्यवस्था गांव के देखते थे। उसी तरीके से नगरम एक थी व्यवस्था। देख सकते हैं तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख, याद रखिएगा, इस बात का सविस्तार वर्णन करता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्य के लिए जो लोग क्या करते थे, योग्य होते थे, उन्हें नाम तालपत्र में देख सकते हैं छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए हर एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। लॉटरी सिस्टम कुछ तरीके थी और अभिलेख और लिखित सामग्री के रूप में आप देखें क्या थे, तो आप देख सकते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे होंगे। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूमि राजस्व वसूला जाता है। ठीक है, ऐसी अगर आप उत्तर मेरूर अभिलेख से क्या है कि अगर आप सभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आप भू राजस्व का हिस्सा, आप भू राजस्व दे रहे हो, इनकम टैक्स दे रहे हो, देख सकते हैं भूमि से। और देखेंगे उनके पास अपना घर होना चाहिए। ये शर्तें हैं, आप देख सकते हैं एक तरीके की। अगर आपको कभी लिखने को मिले तो उनकी उम्र 35 से 70 बीच की होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। आपको एक चीज़ और बता दें, यह जानकारी कोई किताब आपको नहीं देगी जो आपको ये एनसीईआरटी दे रही है। ठीक है, इस तरीके की ज्ञान आपको और कोई किताब नहीं देगी। यदि कोई पिछली 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, और आप देखेंगे जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वे चुनाव नहीं लड़ सकते। देख सकते हैं कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है। इन संदर्भ में आप इसे बाकायदा जानकारी ले सकते हैं। आपको लगता है कि महिलाएं इन सभा की हिस्सेदारी करती थीं, क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था, क्योंकि लॉटरी के सिस्टम से निकलाया जाता था। अभिलेखों में आप आगे जानकारी दें तो अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना यहाँ मुश्किल होता आ रहा है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरियार पूर्णम, ठीक है, पेरियार पूर्णम याद रखिएगा, तमिल कृति है, पीटी में पूछा जाएगा, का एक उद्धरण देख सकते हैं। इन्होंने बताया इसके माध्यम से कि इसमें कैसी क्या स्थिति थी। तो अडनूर की सरहदों की फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण बेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरबा था जिसमें ओछे किस्म के पेशे के लोग खेतियार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों को हाथों में छोटे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, आप देखेंगे छोटे पिल्लों को उठाए हुए उछलते चलते रहते थे। और आप ये भी देखेंगे मारदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम की पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर आप देखेंगे नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे आप देखेंगे जमीन में छोटे गड्ढों के छोटे छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने वाली लेटी हुई थी। लाल कगली वाली मुर्गी में से पाँव फटने से पहले तड़के पुलाया को बहुवचन है, जो आप देखेंगे काम किए जाने का हाँक लगाते हुए बाग दे दी। धान कूटती हुई लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्षों की छाया में फैलती थी। तो आप देखेंगे इस तरीके से कामकाज के संदर्भ में बताया गया है कि आप इस पूर्व में कुछ और ब्राह्मण थे जिनकी इस तरह से गतिविधियाँ चल रही थी, उनका वर्णन करें। क्या आप ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख नहीं किया गया है, चर्चा कीजिए। तो देखेंगे तांग वंश की एक अन्यत्र में कहानी चलते हैं। अब हम चैप्टर की समाप्ति की ओर हैं तो अन्यत्र जानेंगे। इसी समय विश्व के अन्य हिस्सों में गया तो चीन की तरफ चलते हैं। चीन की एक तांग राजवंश था, साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे।
टांग साम्राज्य क्या करेंगे, परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरानी को प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति रहता था। अधिकारियों के चयन या व्यवस्था कुछ बदलाव देखेंगे, जो क्या हुआ 1191 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। अब हम बात करेंगे कुछ शब्दों की। सामंत क्या थे, इस सेक्टर में मंदिर कैसे थे, नाडु क्या थी, सभा क्या था, सभा क्या थी, और हमने 2-3 शब्दों को सीखा है। ठीक है, आपको एक जाति के बारे में बताया और आपको बताया कि इसको कौन सी भूमि दान दी गई, बहुत सारे। ठीक, नाडु, उरियार, नगरम। ठीक, नगरम की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई। इन शब्दों को भी आपने सीखा। अब आप देख सकते हैं कि जोड़े बनाइए, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ठीक, और चोल। तो आप समझ सकते हैं कौन कहाँ है। तो चोल को आप तमिलनाडु की तरफ चले जाएंगे, पाल किधर जाएंगे, पाल आप लेके जाएंगे बंगाल की तरफ, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन की तरफ जाएंगे, और गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान की तरफ पड़ेंगे। सीधे सीधे चोल साम्राज्य में किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थीं, अभी हमने आपको बताई। चयमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से। ठीक, राष्ट्रकूट, आपको दिल्ली अजमेर का नाम याद होना चाहिए। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, आप ये भी देख सकते हैं। नए राजवंशों, इन्होंने एक क्या किया था, एक हिरण्याग्रप नामक एक अनुष्ठान का आयोजन कराया था। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थीं। अब देख सकते हैं मानचित्र में कि इनको कैसे किस तरह से पंचायती राज द्वारा हम देख सकते हैं कि उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। तो पंचायती, जिस तरह आज के चुनाव को हम देखते हैं, तो उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रांत में आप रहते हो उसमें कोई पुरानी राजशाही जो राजाओं के राज में थी या नहीं, आप उन्हें कुछ मॉन्यूमेंट्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मंदिर से आसपास किस तरह मौजूद मंदिरों की तुलना करें, जो समानताएं या अंतर को देख सकते हैं। आज के समय वसूले जाने वाले जानकारी हासिल कर सकते हैं नगद के रूप में, सत्ताओं के रूप में। आप इसे इस तरीके से हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करते हैं। तो आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट दें। अगर कोई कमी है फिर भी आप हमको लिखित रूप से अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस गुड डे।